प्यारे दोस्तों, नमस्कार। सोल्जर सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपके सामने मैथ का क्लास लेके उपस्थित हो गया हूँ। आज हम लोग अपने मैथ के क्लास में एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे। इस टॉपिक का संबंध आपके सभी कंपटीशन के सभी चैप्टरों से है। तो इस टॉपिक को हम लोग आज बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ने वाले हैं, बहुत ही गहराई से पढ़ने वाले हैं। छोटे छोटे पॉइंट को भी ध्यान में रखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं और आप उसको सरल करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है लॉसव और मॉसव, मतलब एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, एलसीएम और एचसीएफ का जो चैप्टर है, अगर आपको आता है तो आप आगे के जितने भी चैप्टर आएंगे उन सभी चैप्टरों को आसानी से निकाल सकते हैं, हल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको एलसीएम और एचसीएफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज हम एलसीएम और एचसीएफ का एक इंट्रोडक्शन आपके सामने देंगे, जिसमें कुछ बातें हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है, एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ने से पहले दो चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। एक को हम लोग गुणनखंड के नाम से जानते हैं, गुणनखंड, और एक होता है आपका गुणज, दूसरा होता है गुणज। अगर हमें गुणनखंड और गुणज के बारे में पता है तो एलसीएम और एचसीएफ के बारे में भी बहुत ही आसान से पता हो सकता है। तो देखिए, हम सबसे पहले इन दोनों के डिफिनीशन को देखते हैं। तो गुणनखंड किसे कहते हैं, चाहे गुणनखंड क्या होता है। तो देखिए, इस गुणनखंड को हम लोग अपवर्तक के नाम से भी जानते हैं, अपवर्तक के नाम से, अपवर्तक। इसी गुणनखंड को हम लोग यहाँ पर एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए, अंग्रेजी में इसको हम लोग फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, या हिंदी में एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग विभाजक कहते हैं, विभाजक। और अंग्रेजी में इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो फैक्टर कहते हैं, फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना है कि गुणनखंड के कई नाम हो गए। गुणनखंड के अपवर्तक भी होता है, विभाजक भी नाम होता है, और फैक्टर भी होता है। उसी प्रकार अब गुणनखंड की डिफिनीशन क्या होगी, तो ध्यान रखिए, गुणनखंड और गुणज में थोड़ा सा अंतर होता है। मैं यहाँ पर डिफिनीशन बताऊंगा आपको। तो थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि जैसे देखिए, हमारे पास 4 है, तो 4 का अपवर्तक कौन होगा, 4 का अपवर्तक या इसका विभाजक या इसका गुणनखंड या इसका फैक्टर, ये आपको पता करना है कि 4 के विभाजक या अपवर्तक या गुणनखंड या फैक्टर क्या होगा। इसको आप जानिए कि गुणनखंड, अपवर्तक या विभाजक में से अगर हम विभाजक को लेकर चलते हैं तो विभाजक माने होता है विभाजित करने वाला। इस विभाजक मतलब क्या हो जाएगा, विभाजित करने वाला। क्या होगा, विभाजित करने वाला। विभाजक क्या है, तो विभाजित करने वाला। इसका मतलब अपवर्तक का भी अर्थ यही हुआ कि विभाजित करने वाला, गुणनखंड का भी अर्थ यहाँ पर वही होगा, विभाजित करने वाला, और फैक्टर का भी अर्थ वही है, विभाजित करने वाला। मतलब 4 का अपवर्तक कहे या 4 का विभाजक कहे या 4 का गुणनखंड कहे या 4 का फैक्टर कहे, इसका अर्थ यही होता है कि 4 को कौन कौन सी संख्या विभाजित करेगी। तो ध्यान रखिए, इस 4 को विभाजित करने वाली जो संख्या होगी वो क्या होगी, 4 1 से भी विभाजित हो जाएगा, 4 2 से भी विभाजित हो जाएगा, और 4 4 से भी विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब इस 4 के अपवर्तक कौन कौन होंगे, तो 1 होगा, 2 होगा, और क्या होगा, 4 होगा। कहने का मतलब क्या है कि गुणनखंड या अपवर्तक या विभाजक की परिभाषा यही निकल के आ रही है कि
कि जो संख्या 4 को विभाजित करेंगी वे सभी संख्याएं इस 4 की क्या कहलाएंगी, अपवर्तक कहलाएंगी। मैंने क्या बताया कि 4 को विभाजित करने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, 4 की अपवर्तक या 4 का विभाजक। अर्थात आप कह सकते हो कि यदि कोई संख्या x है और x y से विभाजित होता है तो x का अपवर्तक y होगा। क्या होगा, x का अपवर्तक y होगा। क्यों होगा, क्योंकि x जो है y से विभाजित हो जाएगा, इसलिए x का अपवर्तक क्या होगा, y होगा। ठीक उसी प्रकार से 4 का अपवर्तक क्या होगा, तो 4 किससे किससे विभाजित हो रहा है, 1 से विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है और 4 से विभाजित हो रहा है। इसलिए 4 के अपवर्तक कौन कौन हो जाएंगे, तो 1 2 4। क्योंकि 4 जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। इसके अलावा किसी अन्य संख्या से ये विभाजित नहीं होने वाला है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि किसी भी संख्या का अपवर्तक क्या होता है, कौन हो सकता है। तो किसी भी संख्या का अपवर्तक वही संख्या हो सकती है जिससे वह संख्या कट जाए। जैसे 4 का अपवर्तक कौन होगा, तो 4 का अपवर्तक 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, क्योंकि 4 इन तीनों से विभाजित हो जाएगा। उसी प्रकार आपसे कह दे यहाँ पर कि यहाँ पर आपसे कहता है 8 का अपवर्तक कौन होगा, तो 8 का अपवर्तक समझने के लिए आपको क्या करना है कि 8 किससे किससे कटेगा, तो 8 आपका 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। मतलब इस 8 के अपवर्तक कौन कौन हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। मतलब इन चारों संख्याओं के अलावा कोई पांचवी संख्या ऐसी नहीं होगी जो 8 को क्या करे, पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो इसका मतलब क्या है, गुणनखंड या अपवर्तक या विभाजक या फैक्टर का अर्थ यही होता है विभाजित करने वाला। अर्थात जो संख्या किसी संख्या को विभाजित करेगी वह संख्या उस संख्या की क्या होगी, अपवर्तक या फैक्टर होगी। दोस्तों मैं इसको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी आप पढ़ोगे लसा और मसा तो उसमें आएगा महत्तम समापवर्तक, उसमें आएगा लघुत्तम समापवर्त्य। तो हम सबसे पहले अपवर्त्य और अपवर्तक के बारे में जान लेंगे तो हमें क्या है, लसा और मसा को समझने में क्या होगी, आसानी होगी। तो आपको मैंने सबसे पहले गुणनखंड या अपवर्तक या विभाजक के बारे में बताया है, तो आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मैं आपको इसके आगे गुणज के बारे में बताऊं। देखिए जैसे ही हम लोगों ने फैक्टर के बारे में पढ़ लिया है, फैक्टर क्या होता है या गुणनखंड क्या होता है या अपवर्तक क्या होता है या विभाजक क्या होता है, ठीक इसी के आधार पर हमको गुणज के बारे में भी जानना है। दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। देखिए दूसरा पॉइंट आपका है गुणज। गुणज क्या होता है देख लेते हैं गुणज के बारे में भी। तो देखिए जो गुणज है उसको और किस नाम से जानते हैं, दूसरा आपका डिफिनीशन यहाँ से निकल के आएगा गुणज के बारे में। इन्हीं दोनों से आपका लसा मसा का निर्माण होगा। तो देखिए इस गुणज को हम लोग पहाड़ा कह सकते हैं, सिंपल भाषा में पहाड़ा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पहाड़ा। इसी को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीपल, MULTIPLE। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीपल। तो ध्यान रखना है इस गुणज को हमने क्या बताया, पहाड़ा बताया। अंग्रेजी में इसको हमने क्या बताया, मल्टीपल बताया। तो देखिए हमें यहाँ पहाड़ा तो सबको आता है, टेबल सबको आता है। इस टेबल से डिफिनीशन ये निकल जाता है कि गुणज किसे कहते हैं। अर्थात आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे देखो ये 4 का गुणज आपसे कहता है, एग्जाम्पल में आपसे प्रश्न बन जाए कि 4 का गुणज क्या है, तो 4 का गुणज आपको जानने के लिए हमें पता है कि गुणज का अर्थ क्या हो गया, पहाड़ा हो गया।
इसका मतलब कि 4 का जो जो पहाड़ा होगा वे सभी क्या होंगे, 4 के गुणज होंगे। मतलब 4 का गुणज क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ऐसे करके कहां तक जा सकते हैं, अनंत तक जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गुणज का मतलब क्या है, गुणज का मतलब होता है किसी संख्या का पहाड़ा। अब किसी संख्या का पहाड़ा कितना होता है, तो अनंत होता है। तो आप आज जान लीजिए कि गुणज भी किसी संख्या का क्या होता है, अनंत होता है। किसी पॉइंट मैंने लिखा यहाँ पर, किसी संख्या का गुणज क्या होता है, अनंत होता है। अनंत, अनंत या असंख्य, किसी संख्या का गुणज क्या है, अनंत है। क्यों है, क्योंकि किसी भी संख्या का पहाड़ा क्या होगा, अनंत होगा। अनंत संख्या होगी जो 4 से कटेगी, अर्थात 4 से जो संख्या कट जाएगी वही 4 की गुणज होगी। तो 4 के गुणज क्या हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि ध्यान देना है, आपसे ये प्रश्न बन सकता है, आईएमपी फैक्ट है। जो भी टेट सीटेट की तैयारी करते हो या यूपी टेट या किसी भी अदर स्टेट के शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी तैयारी करता है या पुलिस दरोगा लेखपाल की तैयारी करता है, वहां से ये प्रश्न बन के आ सकता है आपके पेपर में कि किसी संख्या का गुणज हो सकता है। तो किसी भी संख्या का गुणज क्या हो सकता है, अनंत हो सकता है। लेकिन किसी संख्या का फैक्टर पूछ दे, गुणनखंड पूछ दे, तो वह अनंत नहीं होगा, वह आपका क्या होगा, सीमित होगा, वह कुछ संख्याओं में ही होगा। लेकिन यह प्रश्न जो है किसी संख्या का गुणज कितना होता है, तो किसी भी संख्या का गुणज कितना होगा, अनंत होगा। क्योंकि गुणज माने पहाड़ा होता है और किसी भी संख्या का पहाड़ा आप अनंत तक पढ़ सकते हो। आप जो 10 तक पहाड़ा पढ़ते हो 10 ही तक होता है और आप अनंत तक पढ़ सकते हो, क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहाँ तक होती है, अनंत तक होती है। तो ये ध्यान देना है कि ये परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। परीक्षा से संबंधित बहुत ही आईएमपी पॉइंट है कि किसी संख्या का गुणज होता है, तो किसी भी संख्या का गुणज क्या होता है, अनंत होता है। अब ध्यान रखना है कि मैंने 2 परिभाषा आपको बताया, एक गुणज और एक गुणनखंड का। इसका मतलब कि ध्यान दीजिए कि देखिए, अगर मैं कहूं कि 5 15 का गुणनखंड है, गुणनखंड है, तो 15 5 का गुणज होगा। यह हमारा कथन सत्य है कि नहीं है? तो देखिए, यह हमारा एक कथन है और यह कथन हमारा सत्य है कि नहीं है। तो ध्यान रखिए, आपके कंपटीशन की परीक्षा में इसी तरह का प्रश्न पूछा गया कि ये कथन है, क्या यह कथन सत्य है कि नहीं है? तो सत्य है। क्यों? क्योंकि देखिए, गुणनखंड माने क्या होता है, विभाजक। तो 5 15 का गुणनखंड है, मतलब 15 को 5 क्या करेगा, विभाजित कर देगा। और 15 5 का गुणज है, मतलब 5 के पहाड़ा में क्या होगा, 15 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो संख्या यहाँ पर 5 15 को विभाजित कर रही है, तो 5 क्या हो जाएगी, 15 की गुणनखंड हो जाएगी और 15 क्या हो जाएगा, 5 का गुणज हो जाएगा। तो आपको गुणनखंड और गुणज की जो डिफिनीशन बताई गई, यह आपको यदि समझ में आता है तो आप लॉसा और मौसा को क्या कर सकते हो, बहुत ही बेहतर तरीके से हल कर सकते हो। क्योंकि देखिए, किस तरह से क्वेश्चन पूछता है वह सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉसा और मौसा में आपसे क्या प्रश्न बनेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि लॉसा और मौसा में प्रश्न बनने का अर्थ क्या है। जैसे देखो, अगर हम 2 पार्ट में आपके व्हाइट बोर्ड को बांटते हैं, इधर हम लॉसा को लिखते हैं, तो लॉसा को हम लोग एलसीएम बोलते हैं। एलसीएम अंग्रेजी में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और इधर हम लिखते हैं मौसा। तो देखो, आपके परीक्षा में
मौसा को HCF बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ध्यान दो, लौसा और मौसा के कुछ अन्य नाम भी होते हैं जो परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि इनके हम आपको उपनाम बताते हैं। तो देखिए, इस लौसा का उपनाम क्या होगा, इसको और किस नाम से जानेंगे, उपनाम। तो ध्यान रखना है, इस लौसा को हम लोग कहते हैं छोटा से छोटा उभयनिष्ठ गुणज। क्या हमने बताया, इसका पहला उपनाम है छोटा से छोटा उभयनिष्ठ गुणज। तो आपसे पेपर में ऐसे पूछ सकता है कि 15 और 10 का छोटा से छोटा उभयनिष्ठ गुणज क्या है। आपसे लौसा और मौसा का नाम नहीं लिया, तो आप जब छोटा से छोटा उभयनिष्ठ गुणज कहता है तो आप क्या समझोगे, लौसा कह रहा है। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको कहते हैं बड़ा से बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या कहते हैं, बड़ा से बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब देखो, बड़ा से बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड कह रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपसे कहता है कि 15 और 10 का बड़ा से बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब आपसे पेपर में यह नाम नहीं लिया कि आपको लौसा निकालना है कि मौसा निकालना है। तो आपको ध्यान देना है कि जब बड़ा से बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड कह रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपसे क्या कह रहा है, मौसा की बात कर रहा है। वहीं आपसे मान लो कि कहता है दूसरा उपनाम में कि छोटा से छोटा सार्वगुणज। अब देखो, सार्व माने भी क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है, सभी में क्या होगा, उपस्थित होगा। मतलब 10 और 15 का छोटा से छोटा सार्वगुणज ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, 10 और 15 का छोटा से छोटा सार्वगुणज भी हमारा क्या होगा, आपका लौसा ही होगा। वहीं आपसे कह सकता है बड़ा से बड़ा गुणनखंड। इसका भी मतलब क्या हुआ कि जब बड़ा से बड़ा सार्वगुणनखंड की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका किसका बात कर रहा है, मौसा का बात कर रहा है। अब यहाँ पर देखो, लौसा के हमने दो उपनाम बताए, एक छोटा से छोटा उभयनिष्ठ गुणज, छोटा से छोटा सार्वगुणज, और इसके भी दो उपनाम बताया गया आपको कि बड़ा से बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड और बड़ा से बड़ा सार्वगुणनखंड। अब इसका एक और नाम है, इसको HCF के अलावा GCD के नाम से भी जाना जाता है, GCD। अब GCD का मतलब यह होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसका मतलब कि आपके पेपर में कह दे कि 10 और 15 का GCD निकालिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि GCD कह रहा है तो आपसे मौसा निकालने की बात कर रहा है। अब देखो, जो हमने पीछे पढ़ा गुणनखंड और गुणज की बात, वह आपका इसमें आ गया। जब गुणनखंड की बात करता है तो देखो आपको क्या करना है, बड़ा से बड़ा उभयनिष्ठ अपवर्तक निकालना है, बड़ा से बड़ा सार्वगुणनखंड निकालना है। मतलब इसको हम लोग मौसा के नाम से जानते हैं, महत्तम समापवर्तक। क्या कहते हैं, आप देखो, महत्तम समापवर्तक। देखो इसको क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। और इसको क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य। अब देखो, यहां आ गया आपका क्या, अपवर्तक आ गया, और यहां पर क्या आ गया, अपवर्त्य आ गया, अपवर्त्य। तो देखो, इसी अपवर्त्य को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो गुणज कहते हैं। और इसी अपवर्तक को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसी अपवर्तक को हम लोग क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं।
इसका मतलब क्या है कि लसो और मसो को समझने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होगी? तो सबसे पहले हमें अपवर्तक या गुणनखंड की आवश्यकता होगी, या अपवर्त या गुणज की आवश्यकता होगी। तभी हम प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, आसान से आसान तरीके से कम समय में हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, गणित में कोई ट्रिक नहीं होता है। गणित में कम से कम समय में प्रश्नों को हल करने के लिए उसके शुरुआत के कॉन्सेप्ट हमको अच्छे से अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अगर यह चीज हमको नहीं पता है तो हम गणित में कोई भी ट्रिक लगाएंगे तो रटन तक ट्रिक रहेगा, वो रट के ही लगा सकते हैं, परीक्षा में वो हमें क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। तो आप सबसे पहले लस और मस के उभयनिष्ठ जो नाम हैं, उपनाम हैं, उन नामों को अच्छे तरीके से जानिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो सबसे पहले लस और मस को कैसे निकाला जाता है वह भी आपको आज तरीका मैं बताऊं। चलिए देखते हैं। लस और मस को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हम लोगों ने अपवर्तक या और अपवर्त के नाम को हम लोगों ने क्या कर लिया, जान लिया। लस और मस के कई उपनाम हैं, इन नामों को भी हमने जान लिया। तो जैसे देखो, आपसे प्रश्न बन सकता है कि 10 और 15 का एलसीएम व एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ क्या होगा? प्रश्न आपका क्या है कि 10 और 15 का एलसीएम व एचसीएफ क्या है? तो देखिए, सामान्यतः सभी लोग इसको निकाल लेते हैं क्योंकि ये बड़ा ही आसान है, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ आपको तरीका भी बताऊंगा। उस तरीका के माध्यम से प्रश्नों को कम से कम समय में हल किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लस की बात करते हैं। जैसे देखो, 10 और 15 का लस कहता है। तो देखो, 10 और 15 का लस निकालने के लिए आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर मेरी बात को ध्यान में रखना है। चलिए मैं सबसे पहले लस की ही बात कर लेता हूँ कि 10 और 15 का लस क्या होगा। तो देखिए, आप इसमें मान लीजिए कि जो सबसे बड़ी संख्या है वही आपकी क्या है, लस है। माना हमारा लस क्या है, 15 है। हमारा एलसीएम क्या है, 15 है। अब देखो, यदि 15 हमारा एलसीएम होगा तो यह 10 से विभाजित हो जाना चाहिए। जो एलसीएम आता है वह सभी दी हुई संख्याओं से विभाजित होना चाहिए। यह 15 हमारा एलसीएम हमने मान लिया, तो 15 से तो विभाजित हो जाएगा, लेकिन 10 से विभाजित नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। 15 में आप 10 से भाग दो। अब देखो, 15 में 10 से भाग दोगे ये नहीं कटेगा, तो आपको क्या करना है, इसको सरल कर देना है। तो 5 तिहाई 15 हो गया, 5 दूना 10 हो गया। यहाँ पर हमारा एक सरलतम भिन्न मिल रहा है 3/2। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि इस भिन्न के हर का हम क्या करेंगे, माने हुए लौसों में गुणा कर देंगे। तो हमारा हर क्या है, 2 है, और लौसा हमने क्या माना है, 15। तो 15 में जैसे ही 2 का गुणा करोगे, 15 दूना क्या हो जाएगा, 30। इसका मतलब कि 30 हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा किसका, 10 और 15 का। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। जैसे एक और प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर। जैसे आपसे कहता है कि 36, 54 और 18 का एलसीएम है। ये प्रश्न आपसे कहता है कि 36, 54 और 18 का एलसीएम है। आपको कुछ नहीं करना है, कंपटीशन में कम समय में लगाने के लिए आप क्या करोगे, जो बड़ी संख्या है उसी को आप एलसीएम मान लो। एलसीएम क्या मानोगे, 54, यह आपने मान लिया। अगर बड़ी संख्या हमारी एलसीएम है तो छोटी संख्याओं से ये क्या होनी चाहिए, कट जानी चाहिए। देखो 18 से ये कट जाएगा, 18 तिया 54, लेकिन 36 से 54 क्या होगा, विभाजित नहीं होगा। जब 36 से 54 विभाजित नहीं होगा तो आप 36 में 54 में 36 से भाग करो। तो देखो 9 से काटोगे तो 9 छक्के 54 होता है,
और 9 चौको क्या हो गया 36 हो गया। अभी भी ये कट जाएगा 2 से, तो 2 तिहाई 6 हो गया और यहाँ पर 2 दूना के 4 हो गया। तो देखो यहाँ हमारी जो भिन्न मिलेगी वह सरलतम होनी चाहिए, और सरलतम भिन्न की पहचान क्या है, तो उसके अंश और हर का मौसा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखो इस भिन्न के हर से हम क्या करेंगे, अपने माने हुए लौसा में गुणा कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, 54 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो 54 गुणे 2 बराबर 108। अब 108 ही हमारा क्या हो जाएगा, 36, 54 और 18 का क्या होगा, एलसीएम होगा। तो देखो लौसा हमने कैसे निकाला है, क्या निकालने का मैंने तरीका बताया है, उस तरीका को आप अपनाओगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान से आसान तरीके से कम समय में क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। तो आज देखो, आज मैंने लसा और मौसा के इंट्रोडक्शन में आपको क्या बताया, लसा और मौसा से जुड़ी हुई 2 परिभाषा जिसको हम लोग गुणनखंड और गुणज के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज हमने क्या बताया, लौसा और मौसा के उपनाम जो परीक्षाओं में आपसे वही नाम पूछे जाएंगे और उसी नाम के बेस पर हमें पहचानना है कि लौसा निकालना है कि मौसा। और आज हमने क्या बताया कि लौसा कैसे निकाला जाता है, लौसा निकालने की कुछ आसान विधियों का भी मैंने क्या किया, उल्लेख किया। इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, लौसा निकाल सकते हो। तो आज का जो भी लेक्चर मैंने दिया है आपको, आप अच्छे से इसको देखो। कल मैं इस पर और लेक्चर आपके सामने लेकर आऊँगा। आज के लिए मैं इतना ही क्लास रखता हूं, क्योंकि क्लास बहुत लंबा हो जाएगा तो आपको समझने में भी क्या होगी, परेशानी होगी। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। तो अगले दिन मैं इस पर मौसा और लौसा से संबंधित और भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप इसी क्लास को देखिए। मिलेंगे हम अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।